विद्यार्थियों की पीठासीन अधिकारी या प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लग चुकी हैं। क्योंकि मतदान प्रारंभ के पश्चात यदि किसी कारणवश पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हो जाती है तो पीठासीन अधिकारी के संपूर्ण कार्यों और दायित्वों का निर्वहन प्रथम मतदान अधिकारी को करना पड़ता है। इसी कारण से प्रथम मतदान अधिकारी को भी पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरने का तरीका मालूम होना चाहिए। हमारा उन सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है जो चैनल में पहली बार आए हैं या जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने पीठासीन अधिकारी की डायरी का ये ऊपरी भाग है। इस डायरी में मुख्यतः 27 बिंदु होते हैं जिनको आपको भरकर देना होता है। तो जो पहला पॉइंट है इसमें वह है निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो कि स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना है। तो जिस भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होनी है, आप उस क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे। जैसे कि यदि विधानसभा के लिए ये चुनाव हो रहे हैं तो आप विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देंगे। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम 24 ऋषिकेश लिख दिया है। उसके बाद आता है मतदान की तारीख। जो भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपके राज्य में मतदान की तिथि निर्धारित है उसमें आप यहाँ पर मतदान की तिथि को अंकित कर देंगे। तत्पश्चात नंबर 3 में आता है मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। आपकी पोलिंग पार्टी को जो भी मतदान केंद्र आवंटित हो रखा है उसकी संख्या और उसका नाम स्पष्ट अक्षरों में आपको यहाँ पर लिख देना है। उदाहरण के तौर पे 105 राजकीय प्राथमिक विद्यालय XYZ जो भी नाम होगा। इसके ठीक नीचे यह पूछा जाता है कि यह किस भवन में मतदान संचालित हो रहा है, शासकीय या अर्धशासकीय भवन, निजी भवन या अस्थायी संरचना। तो मुख्यतः यह शासकीय या अर्धशासकीय भवनों में जैसे राजकीय विद्यालयों में ही होता है इसका संचालन। तो आप इसमें टिक कर देंगे प्रथम नंबर पे शासकीय या अर्धशासकीय भवन। अब बढ़ते हैं हम इसके निचले भाग पे। नंबर 4 पे दे रखा है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। यदि आपकी पोलिंग पार्टी में किसी मतदान कर्मी की कमी हो जाती है तो स्थानीय रूप से मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जनरली यह कंडीशन नहीं आती है तो इसमें आप नील कर देंगे। उसके बाद नंबर 5 में आता है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, तो मुख्यतः यह भी स्थिति नहीं आती है तो इसको भी आप नील कर देंगे। बिंदु संख्या 6 पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डिटेल पूछी जाती है। तो इसके पॉइंट नंबर 1 में उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो कंट्रोल यूनिट की संख्या आप 1 लिख देंगे। जहाँ पर किन्हीं कारणवश 2 कंट्रोल यूनिट का यूज हो रहा है उसमें हम 2 लिख देंगे। सेकंड पॉइंट है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। तो हम उस कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या यहाँ लिख देते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने ये डिस्प्ले कर दिया है। नेक्स्ट है उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या। बैलेट यूनिट वो भी 1 है और उसकी क्रम संख्या भी हम लिख देंगे। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। तो जो पेपर सील है, जो मॉडिफाइड पेपर सील है वो 1 है, उसकी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। और उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, तो उसकी क्रम संख्या भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि कौन कौन सी पेपर सील हमारी उपयोग में आई। तो चूँकि हमने 1 उपयोग की है तो उसकी क्रम संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद आता है 7 का में फर्स्ट प्रदाय किए गए विशेष टैग या स्पेशल टैग की संख्या। तो स्पेशल टैग हमें जो मिले हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पर लिख देनी है। प्रायः स्पेशल टैग 3 दिए जाते हैं तो हमने इनकी संख्या 3 लिख दी है। सेकंड नंबर पे पूछा जाता है प्रदाय किए गए विशेष टैग का क्रम संख्यांक। तो तीनों स्पेशल टैग का हम यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे। तो उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर लिख दिया 22223 से लेके 22225 तक। तो ये 3 स्पेशल टैगों के क्रमांक हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में पूछ रहे हैं उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या। तो जो स्पेशल टैग है
उनकी संख्या लिखनी है जो हमारे यूज में आई है, तो वो 1 होती है, तो हम यहाँ पर उसको 1 लिख देंगे। उसके बाद उपयोग में लाए गए विशेष टैग का क्रम संख्या, जो स्पेशल टैग हमारा यूज हो चुका है उसका क्रमांक पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम उसका क्रमांक भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 22223। और नंबर 5 पे पूछा जाता है अप्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, तो जो इस 2 विशेष टैग हमारे पास जाते हैं उनकी क्रम संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 22224 से 22225, तो ये हमारे बच गए थे जो अप्रयुक्त हुए थे, उनकी संख्या हमने लिख दी। 7th खा में आता है प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या। इस बार स्ट्रिप सील का कहीं भी फिलहाल जिक्र नहीं है, तो यह देखने वाली बात होगी कि इस बार हमें स्ट्रिप सील प्रदान की जाती है या नहीं। फिलहाल हमने एग्जाम्पल के तौर पे इसको 3 लिख दिया कि हमें यह 3 प्रदान की गई है। अब उसके बाद आता है प्रदाय की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक, तो हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे इनके क्रम संख्या भी लिख देते हैं। तो आपकी स्ट्रिप सील में जो भी क्रम संख्याएं होंगी अगर दी जाती हैं तो उनको आपको ऐसे ही एंटर कर देना है। उसके बाद 3rd पॉइंट में आता है उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या, तो हमने यहाँ उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या 1 लिख दी है। 4th पॉइंट में आता है उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील का सीरियल नंबर, तो जो स्ट्रिप सील हमने उपयोग में लाई है उसका हम सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 888881। और अप्रयुक्त रूप से वापस की गई स्ट्रिप सील के सीरियल नंबर हमें यहाँ पर लिख देने हैं। तो चूँकि एक स्ट्रिप सील यूज हो चुकी है, तो 2 स्ट्रिप सील जो बच गई हैं उनके हमें क्रमांक या सीरियल नंबर नोट कर देने हैं। पॉइंट नंबर 7 गा में आते हैं जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू। तो वीवीपैट अब सभी मतदान केंद्रों पर यूज होता है। तो इसका पहला पॉइंट है जो प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या, तो प्रिंटर का मीनिंग वीवीपैट ही होता है, तो इसमें संख्या 1 है। प्रिंटर का क्रमांक जो वीवीपैट का क्रमांक है उसको आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पोलिंग एजेंट नियुक्त हो रखे हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पर बननी है। तो यह हम 4 भर देते हैं कि माना 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पोलिंग एजेंट यहाँ पर मतदान केंद्र पर नियुक्त किए गए थे। अब पॉइंट नंबर 9 में ये पूछते हैं नंबर 1 में मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो कि मॉक पोल के समय उपस्थित हो गए थे, तो माना उनकी संख्या 2 है। और अभिकर्ताओं की संख्या जो विलम्ब से आए उनको भी हम 2 ही मान लेते हैं कि 2 पोलिंग एजेंट ऐसे थे जो विलम्ब से आए, तो उनकी संख्या भी हमने यहाँ पर 2 अंकित कर दी है। 3rd पॉइंट में आता है मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो इनकी संख्या 4 हम यहाँ पर अंकित कर देते हैं। बिंदु संख्या 10 के पॉइंट नंबर 1 में पूछा जाता है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की संख्या। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने मतदाताओं की संख्या 997 कर दी है और 3 ईडीसी वोटर्स को यहाँ पर हमने मतदान करने की अनुमति दी है, तो ये कुल मिला के 1000 हो जाते हैं। ईडीसी का प्रयोग मुख्यतः लोकसभा चुनाव के समय होता है। जो मतदान कर्मी अपने से संबंधित लोकसभा क्षेत्र में ही चुनाव ड्यूटी कराने हेतु नियुक्त हुए हैं वे ईडीसी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यदि वे ही कर्मी किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र में नियुक्त हो जाते हैं जो उनकी लोकसभा क्षेत्र से बाहर है, तो उनके द्वारा पोस्टल बैलेट का ही प्रयोग किया जाता है, तब वे ईडीसी का प्रयोग नहीं कर सकते। विधानसभा चुनाव में मुख्यतः ईडीसी का प्रयोग ना के बराबर होता है। तो यदि विधानसभा चुनाव के समय यह वीडियो देखा जा रहा है तो आप ईडीसी के मतदाताओं की संख्या को 0 लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। जिन वोटर्स को फॉरवर्ड किया गया है उनकी संख्या 814 है। अब हम पहले पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो उनकी संख्या लिखनी है। माना 2 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने मत न देने का निश्चय कर लिया था, तो उनकी संख्या हम यहाँ पर 2 अंकित कर लेते हैं। यदि आपके मतदान केंद्र पर कोई ऐसे मतदाता नहीं हैं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, तो उनकी संख्या आप 0 लिख सकते हैं।
अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, चूँकि 814 को हमने फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन 2 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने वोट ना देने का निश्चय कर लिया, तो अब इनकी संख्या 812 हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 में आएंगे हम। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या, तो यह भी अब 812 हो जाएगी, क्योंकि जो 2 वोटर्स वोट देने से मना कर दिए थे उनको 17 में मेंशन कर दिया जाएगा कि इन्होंने वोट ना देने का निश्चय कर लिया था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। पॉइंट नंबर 11 में हम देखेंगे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर और कुल पूछा गया है। तो माना पुरुषों में 410 पुरुषों ने इस मतदान केंद्र पर वोट दिए। कुल महिलाओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया है उनकी संख्या माना 402 है। हम यह मान के चलते हैं कि आपके पोलिंग बूथ में एक भी थर्ड जेंडर नहीं है, तो इनकी संख्या को हम 0 लिख देंगे। तो कुल जो वोटर आ जाते हैं वह आ जाते हैं 812। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, चैलेंज मत पे। चैलेंज वोट के बारे में आपको पता ही होगा। यदि कोई मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता को यह बोल के मना कर दे कि यह संबंधित वोटर है ही नहीं, तो यह वोट नहीं दे सकता, परंतु वह मतदाता चैलेंज कर दे कि मैं वही वोटर हूं, तो उस कंडीशन में चैलेंज मत का प्रावधान किया जाता है। यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई केस आता है, तो आपको पॉइंट नंबर 12 के जितनी भी प्रविष्टियां हैं उनको भरनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में आपको इसको 0 करना पड़ेगा। हम यह मान के चलते हैं कि हमारे पोलिंग बूथ में चैलेंज वोट का केस हुआ है, तो यह मान के चलते हैं कि कुल चैलेंज वोट है जो वो 5 लोगों के लिए चैलेंज दिया गया था, जिनमें से पीठासीन अधिकारी के द्वारा 4 मतदाताओं को वोट देने की अनुमति दे दी गई थी, परंतु एक मतदाता के चैलेंज को अस्वीकार कर दिया गया था, तो उसकी संख्या हम 1 लिख देंगे। और जो इसकी फीस होती है प्रति मतदाता वो 2 रुपये प्रति शुल्क है, तो उसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया। पॉइंट नंबर 13 पे है उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए। तो पहले भी हम बता चुके हैं, ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया था कि इनकी संख्या 3 है। यदि आपके पोलिंग बूथ में EDC की कोई भी वोटर नहीं है तो उनकी संख्या आप 0 लिख देंगे। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, इसके अंतर्गत वो वोटर आएंगे जिनकी नागरिकता भारत की ही है, परंतु वे विदेश में कहीं अन्य जगह रह रहे हैं, तो उनको NRI बोला जाता है। माना कोई ऐसा नागरिक जो विदेश में है और लेकिन भारतीय नागरिक है, उसने अपने मतदान केंद्र पर आकर वोट दिया, माना उसकी संख्या 1 है, तो हम यहाँ पर 1 अंकित कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में आप उसको 0 भर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले पृष्ठ पर। 14वें नंबर का पॉइंट है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए हैं। जो देखने में अक्षम हैं या फिर जो चलने फिरने में अक्षम है और उन्होंने साथियों की मदद से वोट दिए हैं, तो मान लिया उनकी संख्या हम 3 मान लेते हैं कि 3 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने मतदान केंद्र पर अपने साथियों की मदद से मतदान को पूर्ण किया। उनके साथियों द्वारा एक घोषणा पत्र में घोषणा भी दी जाएगी। नंबर 15 में आते हैं हम प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या। तो मान लिया यह प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या 1 है। प्रॉक्सी वोटर्स की जो सूची होती है वो ARO के माध्यम या RO के माध्यम से आपको दी जाती है। नंबर 16 में आते हैं हम निविदित मतों की संख्या। मान लिया कि जो निविदित मतों की संख्या है वह 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप 0 भी लिख सकते हैं यदि आपके बूथ में एक भी निविदित मतपत्र नहीं पड़ा है। पॉइंट नंबर 17 में आते हैं निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई है। माना जिनसे आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई है उनकी संख्या 1 है। और खा में आता है जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार कर दिया है, माना उसकी संख्या भी 1 है। अन्यथा की स्थिति में आप इसको 0 भी भर सकते हैं यदि ऐसा कोई भी मतदाता आपके मतदान केंद्र पर नहीं आता जिनकी आयु के संबंध में आपको संदेह पैदा होता है। नंबर 18 में आएंगे हम। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण सामान्यतः ऐसी परिस्थितियां नहीं आती है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके मतदान केंद्र पर भी ऐसी स्थिति ना हो, तो इसको आप नहीं लिख देंगे। अब आते हैं नंबर 19 पे। ये मतदान की स्थिति है, इसमें टाइम वाइज दे रखा है प्रत्येक 2 घंटे की स्थिति।
हो सकता है कि मतदान के आरंभ का समय और अंत का समय अलग अलग हो, परंतु यह एक डेमोस्ट्रेशन है। तो माना 7 बजे प्रातः से 9 बजे प्रातः तक कुल जो मतदान हुआ वह 90 है, तो हम यहाँ पर इसको 90 अंकित कर देंगे। उसके बाद 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक माना यह संख्या 200 है, तो 200 और 90 पहले पढ़े थे, तो इनका टोटल भी हम बगल में लिखते जाएंगे। 290 हो गया है। उसके बाद 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक, तो माना इन 2 घंटों में वोट पड़े 122, तो इनका जो योग है वह हो जाता है 290 + 122 412। फिर हम आते हैं 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक, माना इस समय अंतराल पे वोटों की संख्या 150 है, तो इनका योग हो जाता है 150 + 412 562। 3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक, माना इस समय वोटों की संख्या 300 हो जाती है, तो 300 + 562 ये 812 मतदान पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस डिटेल को भरेंगे। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 20 के काम में। मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। जब मतदान का समय पूर्ण हो जाता है परंतु मतदान केंद्र के गेट के अंदर मतदाताओं की लाइन लगी रहती है, उस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदाता को वेटिंग पर्ची दे दी जाती है। तो उनकी संख्या माना 8 है, तो हम यहाँ पर 8 अंकित कर देते हैं। बिंदु संख्या खा में आते हैं हम। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय, तो माना जो मतदान समाप्ति का वास्तविक समय है जब अंतिम वोटर ने वोट दे दिया वो 6:32 है, तो हम यहाँ पर इसको अंकित कर देंगे 6:32। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पॉइंट नंबर 21 है निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। हम उम्मीद यही करते हैं कि किसी के भी पोलिंग बूथ में इस प्रकार के कोई मामले नहीं आए और इन सभी सूचनाओं को नहीं लिखा जाए। बिंदु संख्या का में है मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार, तो ये लगभग नहीं ही होता है, आपके द्वारा पहले भी अवगत करा दिया गया होगा पोलिंग एजेंट्स को। खा नंबर पे आता है मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, कोई घपला तो नहीं किया गया है मतदाताओं द्वारा, तो इसको भी नहीं लिख देना है। गा नंबर पे आता है मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को छल कपट से बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, तो इसको भी आप नहीं लिख देंगे। मतदाताओं को रिश्वत देने की कोई घटना यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसको भी आप नहीं लिख देंगे। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, डराना, धमकाना, इसको भी आप नहीं लिख देंगे। मतदान केंद्र पर कब्जा करना, बूथ कैप्चरिंग, तो इसको भी आप नहीं लिख देंगे। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 22 पे। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई, तो ये निम्नलिखित कारण दे रखे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े, तो आप इसको नहीं लिख देंगे। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट नंबर 23, क्या मतदान केंद्र पे उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को, का नंबर पे है, पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, तो इसको भी आप नहीं लिख देंगे, कोई छीना नहीं गया है। आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, तो इसको भी आप नहीं लिखेंगे। नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया, कृपया ब्यौरा दें, तो इसको भी आप नहीं लिख देंगे। अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा दी गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो, तो इसको भी आप नहीं ही लिखेंगे। नंबर 25 में है विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, तो इसको आप 0 लिख देंगे। नंबर 26 में है मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, तो इसको भी आप 0 लिख देंगे। अब हम आते हैं पीठासीन की डायरी के अंतिम बिंदु पे। क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं, तो आपने संपूर्ण घोषणाएं की ही होंगी, तो इसको आप हाँ लिख देंगे और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर लेंगे, स्थान डाल देंगे, जो भी मतदान केंद्र की संख्या आपको दी गई है और मतदान केंद्र का नाम और तिथि डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपकी यह पीठासीन की डायरी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें अन्य साथियों को, ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएँ।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है। धन्यवाद।